मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज क्लास 9 का सोशल साइंस चैप्टर फर्स्ट में आज आपका थर्ड लेक्चर है दी फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले फ्रांसीसी क्रांति के कारण और फ्रांसीसी क्रांति का क्या परिणाम रहा आपको पढ़ाया गया और फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाओं का भी उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय सभा द्वारा जो कानून बनाए गए थे उसके बारे में चर्चा हुई थी। आज हम लोग राष्ट्रीय संविधान सभा के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसका प्रभाव क्या है इसका अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय संविधान सभा के जो कार्य थे वो ये थे कि राष्ट्रीय सभा ने 4 अगस्त 1789 को सामंतों तथा पादरियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। ये कार्य रहे संविधान सभा के, राष्ट्रीय संविधान सभा के कार्य थे कि पादरियों के जो अधिकार थे, विशेषाधिकार थे, उसको समाप्त कर दिया गया। 27 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय महासभा ने मानव तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कर दी। पहले मानव के अधिकारों की घोषणा नहीं की, लेकिन राष्ट्रीय संविधान सभा का गठन हुआ और उसने मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की, जिनके अनुसार कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान हो गए। राष्ट्रीय महासभा ने उन सभी लोगों की संपत्ति को जब्त कर लिया जो फ्रांस छोड़कर विदेश में चले गए थे। राष्ट्रीय महासभा ने यह कानून बनाया कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानून की सहायता से दंडित नहीं किया जा सकता, यानी किसी को दंड देना है तो कानून के द्वारा ही दिया जाएगा तथा कैदी नहीं बनाया जा सकता, यानी कानून दंड दिए बिना किसी को कैदी नहीं बनाया जा सकता। तो ये बहुत सारे कार्य किए राष्ट्रीय सभा ने। प्रभाव क्या रहा? राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा किए गए जो प्रभाव थे वो कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त हो गए, प्रभावित हो गए। कुलीन वर्ग प्रभावित हुआ। दास प्रथा का पूरी तरह से अंत हुआ राष्ट्रीय संविधान सभा के बनने से। राष्ट्रीय संविधान सभा के कार्यों ने विश्व में प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त कर दिया, राजतंत्र को हटा दिया, समाप्त कर दिया। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का युग आया, मित्रता का युग आ गया। पहले जो उच्च वर्ग के लोग थे निम्न वर्गों को बहुत सताया करते थे, उसमें बंधुत्व की भावना नहीं रहा करती थी। लेकिन संविधान सभा ने जब ये अपना कानून बनाया ये सब व्यवस्थाएं दी गई। तृतीय स्टेट की नेशनल असेंबली, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि स्वयं को राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को राष्ट्रीय स्टेटस के प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने नए कानून की, अपने संविधान की बनाने की घोषणा कर दी और उन्होंने शपथ लिया जब तक हम अपने देश के लिए अपना कानून नहीं बना लेंगे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमको राजा गोलियों से भुनवा ना ले, सैनिकों से काम ना ले ले, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं बिना अपने देश के लिए कानून बनाने के लिए। उसके बाद 1791 ईस्वी का नया संविधान बना। 9 जुलाई 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा का नाम बदल करके राष्ट्रीय संविधान सभा कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा का नाम अब राष्ट्रीय संविधान सभा हो गया। राष्ट्रीय संविधान सभा का एक प्रमुख कार्य फ्रांस की आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान तैयार करना था, यानी फ्रांस की वर्तमान की क्या आवश्यकता है, उस वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया गया। नया संविधान 3 सितंबर 1791 को
बनकर के तैयार हो गया, जिसे 14 सितंबर 1791 को शासन द्वारा मान्यता भी दे दी गई। राष्ट्रीय संविधान सभा ने 30 सितंबर 1791 को अपनी अंतिम सभा बुला करके अपनी शक्तियां नई संस्थाओं के बारे में विधानसभा को हस्तांतरित कर दी। इस तरह से 1791 ईस्वी में नया संविधान फ्रांस के लिए बनकर के तैयार हो गया। अब फ्रांस में राजा के शासन को उखाड़ फेंकना था, पूरी तरह से समाप्त करना था। तो किस तरह से फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हुआ और गणतंत्र की स्थापना उसके बाद हुई। सम्राट लुई 16वां ने परिस्थिति को समझा कि अब हमारा चलने वाला नहीं है, तो परिस्थितिवश मजबूर हो गया और 1791 ईस्वी के संविधान पर दस्तखत कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया और संविधान को एक कानूनी मान्यता मिल गई। परंतु वह अपने ऊपर लगाए गए अंकुश से बहुत दुखी था। वह अपनी पुरानी स्थिति को फिर से पाना चाहता था, फिर से वही निरंकुश वाला दौर अपने राजतंत्र को वापस लाना चाहता था। पर्सा के राजा से उसकी गुप्त वार्ताएं भी हुई, बात हुई, चल रही थी। वह पर्सा की सहायता प्राप्त करके पुनः अपनी शक्ति को प्राप्त करना चाहता था। कौन? लुई 16। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी डरे हुए थे। वे चिंतित थे तथा वे अपने लिए खतरा मानते थे। किसको? गणतंत्र को। इसलिए 1789 ईस्वी की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। अब क्रांतिकारी ने भी इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए थे कि राजतंत्र क्या कर रहा है। राजतंत्र को उखाड़ फेंका गया, तो राजतंत्र क्या कर रहा है नजर बनाए हुए थे सेना के लोग और क्रांतिकारी के लोग। अप्रैल 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने पर्सा एवं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों की संख्या में सेना में भर्ती होने लगे, जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग कहा। तो नेशनल असेंबली के जो भी सदस्य थे, उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, जो गुनगुनाहट थी होठों पे, वे कवि राजेट दी लाइन द्वारा रचित थी। और जो लाइन रचा था राजेट दी लाइन ने, उसका नाम मार्सिले था। तो मार्सिले को गाते हुए इन देशभक्तों ने पेरिस की ओर बढ़ गए, क्योंकि इस गीत को पहली बार मार्सिलेस के स्वयं सैनिकों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसलिए मार्सिले इसका नाम ही पड़ गया। अब बाद में मार्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। जैसे हमारे देश का राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय है, उसी तरह से फ्रांस का जो राष्ट्रीय गान है वो मार्सिले है। फ्रांस में जब राजतंत्र का खात्मा हो गया, उन्मूलन हो गया, तो गणतंत्र की स्थापना हो गई। उसके बाद जैकोबिन दल का गठन हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कई लोग मारे गए। युद्धों से बहुत सारी स्थितियां उत्पन्न हुई और फ्रांस पर बहुत बुरा उसका असर पड़ा। इससे महंगाई बढ़ गई और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई। साथ ही 1791 ईस्वी के संविधान की व्यवस्था से भी बहुत सारे लोग असंतोष, दुखी थे। संविधान सभा में बहुत सारी जो बातें कही गई, बताई गई, इससे निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था भी की गई कि किस तरह से जो सदस्यों का निर्वाचन हो, उसकी भी व्यवस्थाएं संविधान ने बनाई। वह मानवाधिकारों की घोषणा पत्र के खिलाफ थी। तो जैकोबिन ने एक बड़े वर्ग के कुलीनों से अपने आप को अलग करने के लिए ब्रिटेन से बदलते कोदी कामगारों की तरह
धारीदार लंबी पतलून पहनने का फैसला कर लिया। उन्होंने ऐसा समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहनने जाने वाले ब्रीचेस, घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए अपना एक खास किस्म का पोशाक को चुना। जैकोबिन में शौक-कुलात अथवा बिना घुटने वाले के नाम से जाने गए जैकोबिन दल के सदस्य लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। तो जैकोबिन दल के लोग, उसके सदस्य के लोग लाल टोपी पहनना करते थे, जो वहां के स्वतंत्रता का प्रतीक समझते थे। इस दल का सबसे प्रभावशाली नेता जो था वो मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर था। आगे चलकर जैकोबिन दल ने एक गुट ने जिरादिस्ट दल का भी गठन किया और इस दल ने 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे वो उनके पास संपत्ति हो या ना हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को वोट देने का अधिकार दिया। राजतंत्र की समाप्ति 21 सितंबर 1992 में हुई। राष्ट्रीय सम्मेलन का पेरिस में अधिवेशन हुआ और इसी सभा में सदस्यों की संख्या 782 कर दी गई। इस सभा ने 24 जून 1793 फ्रांस के लिए एक नया गणतंत्रात्मक संविधान बनाया। इस काल में शासन सत्ता पर जैकोबिनों का प्रभुत्व स्थापित रहा। जैकोबिनों ने लुई 16वें को क्रांति का विरोधी बता करके 21 जनवरी 1793 को बुलेटिन मशीन से मौत के घाट उतार दिया। फ्रांस में एक बुलेटिन मशीन जो था वो गला काटने वाली मशीन, इसी गला काटने वाली मशीन से लुई 16वां का अंत कर दिया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बुलेटिन, इस मशीन का नाम कैसे पड़ा? तो इस मशीन को डॉक्टर थे, विद्वान थे, उनका नाम था डॉक्टर बुलेटिन। तो उन्होंने इस मशीन को बनाया, गला काटने वाली मशीन को फ्रांस में। खास बात तो ये रही, वो मशीन जब बन के तैयार हुआ तो उन्हीं का सिर उस मशीन से सबसे पहले काटा गया, बुलेटिन मशीन से। तो रोबोस्पियर प्रमुख था वहां का, फ्रांस का उस समय का। तो रोबोस्पियर द्वारा अगर ये दोषी पाए जाते थे तो इनको गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था तथा किसानों को विवश किया जाता था कि वे अपना अनाज शहरों में ला करके सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचें। साथ ही महंगे सफेद आट पर भी रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए समानता का प्रतीक साबुत गेहूं से बनी समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया, सभी नागरिकों के लिए, कि सभी नागरिक एक जैसा खाएं। और सामान्य बोलचाल की भाषा में भी बराबरी का कानून लागू किया गया। उसके बाद आतंक का राज 1793 ईस्वी से लेकर के 1794 के काल को फ्रांस में आतंक का राज कहा जाता है। फ्रांस में 1793 से 94 के काल को आतंक का युग कहा, क्योंकि इसी समय जो है रोबोस्पियर द्वारा लुई 16वां का गिलोटिन मशीन से गला काट दिया गया। गला कट गया लुई 16वां का, उसके बाद उसके लोग विद्रोह किए, बहुत घटनाएं घटित हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।